मैं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। शुभम, लॉ किया है आपने ग्रेजुएशन में, हैं? BA LLB। लीगल प्रोफेशन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब उस समय उद्देश्य ये था कि एक प्रोफेशनल डिग्री ली जाए, परंतु ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल सर्विसेज की ओर मेरा झुकाव अधिक मुझे लगा, तो इसलिए फिर मैंने सिविल सर्विसेज की ओर आने का निर्णय लिया। आपको ये कैसे लगा कि आपका झुकाव अधिक है सिविल सेवाओं की तरफ? सर मैं 9th से NCC में रहा हूँ और बाद में मैंने फिर तो वहीं से यूनिफॉर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव था। बाद में जब लॉ ग्रेजुएशन किया तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग से संबंधित विषयों पर मैं अधिक अपने आप को झुकाव महसूस करता था, तो वहीं से फिर मेरा मन पुलिसिंग के प्रति हुआ और मैंने सिविल सर्विसेज की ओर अपना निर्णय लिया। NDA और CDS आपने ट्राई किया था? सर CDS मैंने किया था, तो उसमें सर मेरा चयन नहीं हो पाया। CDS किया था। यूनिफॉर्म में सर्विस में आप जाना चाहते हैं, पहली चॉइस भी आपने IPS दी है। यस सर। ठीक है। कांस्टेबलरी पुलिसिंग के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, परंतु ये मुख्य रूप से जो पुलिसिंग में कांस्टेबल लेवल पर अधिक जो संख्या है। कहाँ शुरू हुई थी ये? सर मुझे पुलिस में है आपका रुचि, तो एप्टीट्यूड कैसे है? हमें कैसे मालूम पड़े कि आप पुलिस में वास्तव में रुचि रखते हैं, जाना चाहते हैं? पढ़ते हैं कुछ पुलिस के बारे में? ये सर जो करंट अफेयर में जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चीज़ें आती है। भारत में स्थापना कैसे हुई पुलिसिंग की? सर इसकी पहले चौकीदार व्यवस्था हुआ करती थी, उसके बाद कांस्टेबलरी व्यवस्था आई, तो ये कैसे आई? SP पोस्ट कब बनी? सर जो मुख्य रूप से पुलिसिंग व्यवस्था है वो कॉर्नवालिस के माध्यम से स्थापित की थी, कॉर्नवालिस संहिता के माध्यम से, जिसमें पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको दोनों को जो पद है पहली बार अलग किए गए थे, और एक पुलिस मतलब थाने व्यवस्था जो है वो कांस्टेबल मतलब कॉर्नवालिस जी ने शुरू की थी भारत में। सिंध में कांस्टेबलरी फॉर्म पहली बार लगाई गई थी। एनेक्सेशन ऑफ सिंध कब हुआ था पता है आपको? सर मैं एग्जैक्ट मतलब मुझे 19वीं सदी में 1800 समथिंग मतलब में हुआ था, मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ओके। अभी किसी लॉ में कई धाराएं बदली गई हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं? सर वर्तमान में तो सर 3 आपराधिक मतलब जो न्याय संहिता है वो तो नई लाई गई है। इसके अलावा सर किसको रिप्लेस किया है? सर जो 3 आपराधिक कानून थे पुराने, जिसमें एक IPC थी, इंडियन पेनल कोड, दूसरा सर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को परिवर्तित किया। इंडियन पेनल कोड कब आया था? 1872। 1872 में आया था IPC? ये सर जहाँ तक मैं सर 1862 सर, जहाँ तक मैं 62 सर मैं कंफर्म नहीं, पर 1860 में वो आया था और 1862 के आसपास कुछ इन्फोर्समेंट हुआ था सर उसका, जो मैं उसका तो एक्ट के आगे 1860 ही लिखा हुआ है। यस सर। इंडियन पेनल कोड 1860। यस सर, वो इन्फोर्समेंट डेट जहाँ तक 1862 है। क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में क्या सुधार करने चाहिए हमें? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हाँ, कब आया था? सर ये 1973 का है, अभी लेटेस्ट जो है, और अभी जो इसमें सुधार किए गए हैं, यदि इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो टाइम लिमिट एक रख दी गई है हर काम के लिए, जैसे कि जजमेंट हमें 45 डेज में देना है, इस तरह से टाइम लिमिट रख दी है। दूसरा सर इसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए पुलिस को भी जो चार्जशीट दाखिल करनी है उसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा रखी गई है। और इसके अलावा सर जो एक्यूज्ड मतलब जो विक्टिम्स है उनको कुछ राइट्स दिए गए कि उन्हें चार्जशीट है, FIR इनकी कॉपी निश्चित समय के अंदर दी जानी चाहिए। तो सर ये कुछ नए चेंजेस इसमें लाए गए हैं। सेकंड ARC ने पुलिस सुधारों के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, मालूम है आपको? सर जो 5वीं रिपोर्ट पढ़ी है वो आपने? सर रिपोर्ट तो मैंने पूरी नहीं पढ़ी है सर। पुलिस में आपका इंटरेस्ट है, पहली चॉइस भर रहे हो, पुलिस में क्या सुधार होने चाहिए? सर जो मतलब सुधार मुख्यतः प्रकाश सिंह वाद और मॉडल पुलिस एक्ट के माध्यम से जो जिसमें सेकंड ARC को भी रेफरेंस के रूप में रखा गया था, तो इसमें सर जो मुख्य सुधार अभी तक जो रिकमेंड हुए हैं, इसमें सर सबसे प्रथम तो यही है कि एक पुलिस स्थापन आयोग होना चाहिए हर राज्य में। दूसरा सर एक पुलिसिंग के प्रति अगर कोई कंप्लेंट किसी को करना है तो उसके लिए एक आयोग होना चाहिए। तीसरा सर जो DSP मतलब जो DGP से लेकर जो SP रैंक तक के अधिकारी है उनके लिए निश्चित कार्यकाल होना चाहिए 2 वर्षों का। और इसके अलावा सर एक नेशनल लेवल पर भी एक नेशनल मतलब एजेंसी निर्माण का भी उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी। एक उन्होंने CIA की बात की है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि ये अलग होनी चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि दुनिया के सभी जो अग्रिम और विकसित देश हैं
वहाँ जो पुलिस अरेस्ट करती है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। हमारे यहाँ पर ऐसा ही है, अभी वही करता है, उन्हीं में से कोई आईओ बनता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए? यस सर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अलग करने की बहुत सारे आयोगों ने भी सुझाव दिया है। इससे सर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नहीं होगा। दूसरा सर, जो पुलिसिंग की एक समस्या ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों में ही पुलिस को एक ही समय काम करना होता है, तो ये जो दोहरा बोझ होता है पुलिस पर, ये भी कम होगा। और तीसरा सर, इससे स्पीडी इन्वेस्टिगेशन भी हम सिक्योर कर पाएंगे। और चौथा एक ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए वो भी हम दे पाएंगे ऐसे अधिकारियों को, तो उससे जो अभी एक अभियोजन का जो दर है वो भी बढ़ पाएगी। सर पुलिसिंग में किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे आप? सर वैसे तो मेरा मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है ज़िले में, उसको मैं मतलब ठीक करने की दिशा में अपना मतलब कदम बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट दोनों एक साथ मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तभी हम डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पे मैं, अगर आपको पुलिस में पुलिस अनुसंधान में लगाएं तब आपको नहीं लगता आप तब भी उपयोगी हो सकते हैं? आपने लॉ भी किया हुआ है। सर निश्चित रूप से, मतलब ये तो प्रेफरेंस का एक है। बाकी अगर मैं किसी भी पुलिसिंग से संबंधित फील्ड में जाऊंगा, क्योंकि मेरा इनबिल्ट इंटरेस्ट है, तो मैं उस हर फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगा। परंतु अगर स्कॉटलैंड यार्ड का इतना नाम क्यों आता है? सर मैं अवेयर नहीं हूँ। जब भी पुलिसिंग की बात आती है स्कॉटलैंड यार्ड की बात करते हैं, क्यों? सर मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं देखूंगा एक बार। क्या आपको लगता है कि भारतीय पुलिस में या पुलिसिंग व्यवस्था में जो पिछड़े क्षेत्र हैं या जो दबे हुए हैं, कुचले वर्ग हैं, उनको पुलिस का लाभ नहीं मिल पाता है? सर मेरा मानना है कि ये एक शिकायत पुलिस के प्रति है, परंतु फिर भी आज भी यदि कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले व्यक्ति पुलिस के पास ही जाता है शिकायत करने, और ये उस व्यक्ति का और समाज के सबसे पिछड़े वर्ग का पुलिस में विश्वास को दर्शाता है। हालांकि हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां होती है, ऐसी पुलिसिंग में भी कुछ कमियां हैं, परंतु फिर भी पुलिस ने आज़ादी के बाद से अभी तक। आखिरी प्रश्न, राजनीतिक दबाव को कैसे सहोगे? सर मुझे लगता है राजनीतिक दबाव जो है वो हमारी इनकॉम्पिटेंसी के कारण ही आता है। यदि व्यक्तिगत स्तर पर आपके कोई हित किसी राजनीतिक दल से या किसी नेता से जुड़े हुए, तभी आप पर राजनीतिक दबाव आएगा। यदि आप निष्पक्ष रूप से संवैधानिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए और कानूनी कार्रवाई के तहत अगर कार्य करते हैं तो राजनीतिक दबाव इतना अधिक नहीं आएगा, और यदि आता भी है तो उसे हम मतलब हमारी जो संवैधानिक वैल्यू है उसको ऊपर रखते हुए आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। आपको लगता है भारत में राजनीतिक दबाव बहुत रहता है? सर हर एक डेमोक्रेसी में राजनीतिक दबाव तो मतलब थोड़ा बहुत रहता ही है पुलिसिंग पर, परंतु इसे मतलब वही जो सत्यनिष्ठा है हमारी पुलिसिंग के प्रति, उसके माध्यम से आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। फाइन, थैंक यू। शुभम, आप भोपाल से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश के मतलब बैतूल जिले के से हूँ, तो भोपाल से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो भोपाल का जो नाम है वो कैसे पड़ा है? सर भोपाल का नाम भोजपाल के आधार पर पड़ा है। ये राजा भोज के ऊपर इसका नाम पड़ा था, पहले इसे भोजपाल कहा जाता था और इसका अब मतलब धीरे धीरे भोपाल के नाम में परिवर्तित हो गया। अगर मैं राजा भोज की बात करूं तो उन्होंने अपना जो राजधानी था वो कहाँ स्थित रखा था उन्होंने? सर उनकी राजधानी सर धार में स्थित थी। धार से पहले उन्होंने कहाँ थी जहाँ से उन्होंने धार पे लेके आए वो? सर इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, आप उसका मेरे को अर्थ समझाइएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग अदर देन मेकिंग अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन। इससे आप क्या समझते हैं? सर ब्रिटिश पार्लियामेंट के विषय में ये कहा जाता है कि वो एक सॉवरेन, जो फुल सॉवरेन पार्लियामेंट है वो क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, तो इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट हर वो कानून पास कर सकती है जो वो करना चाहे, सिवाय इसके कि वो महिला को पुरुष घोषित करे या पुरुष को महिला, अर्थात एक नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको छोड़कर बाकी सारे विषयों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है। आपने सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करी, तो भारत के विषय में अगर हम बात करें तो सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट कहाँ स्टैंड करती है? सर भारत में चेक एंड बैलेंस और शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया गया है। तो इसमें सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के स्थान पर सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। तो इसमें पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अधिकार दिए गए उसके तहत उन अधिकारों के क्षेत्र में पार्लियामेंट सॉवरेन है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव को भी अपने अपने डोमेन में कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो सर आपने बताया कि आप कक्षा 9वीं से एनसीसी का हिस्सा थे, तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपके पास है? यस सर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है?
सर ए सर्टिफिकेट जो है वो स्कूलिंग के लेवल पर प्रदान किया जाता है, जबकि सी सर्टिफिकेट कॉलेज के स्तर पर जब आप बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो मतलब फाइनल ईयर में आपको सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ए सर्टिफिकेट सर एकदम बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिसमें एक कैंप करना होता है केवल, जबकि जो सी सर्टिफिकेट है उसमें कैंपों की संख्या भी बढ़ जाती है और उसमें जो मिलिट्री ट्रेनिंग भी है वो भी प्रदान की जाती है। तो सर ये कुछ। ओके, एनसीसी का मोटो क्या है? सर एकता और अनुशासन। बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में क्या जानते हैं आप? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। सर इसमें मतलब एक तो जो कंपनियों के जो कंपनियों के स्तर पर जो नुकसान एक कंपनियों को हो रहा है और जो उन पर कर्ज है, एक तो उसकी समस्या है, और दूसरी सर जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर वो करंट अकाउंट डेफिसिट को जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, इन दोनों चीज़। सर मैं कंफर्म इसमें थोड़ा। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये टर्म आपने सुना? यस सर। इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर ये मतलब जिस देश में टैक्स रेट कम होती है वहाँ पर अपना प्रॉफिट को शिफ्ट करने की एक तकनीक है जिसमें शेल कंपनी बनाकर और ऐसे देशों में अपना जो मुख्य प्रॉफिट है वो वहाँ से दर्शाया जाता है, जिससे कि जिस देश में वो ऑपरेशनल है वहाँ पर जो हाई टैक्स रेट है उसको ना देना पड़े। तो उस चीज़ से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर क्या कार्य करा गया है? सर एक तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भारत ने बहुत सारी देशों के साथ साइन की है। इसके अलावा सर एक कॉमन मिनिमम टैक्स से भी एक इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर लाया जाने की बात की गई है, जिसमें 15% का मिनिमम टैक्स हर देश को लगाना होगा। ये G20 के समिट में इस तरह की बातें चल रही है। सर ये कुछ। आपने बताया कि स्विमिंग आपकी एक हॉबी है, तो अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूं तो ओलंपिक्स में स्विमिंग के कोई 5 इवेंट बताइए जो कंपटीशन में compete करते हैं एथलीट्स। सर एक तो 100 मीटर सर होता है, एक 100x4 जो 400 मीटर के लिए होता है, बटरफ्लाई मतलब अलग अलग इसमें जो चारों इवेंट है, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और एक बैक स्ट्रोक, ये चारों में अलग अलग मतलब 400 मीटर का रिले जो होता है ये सर। एक आखिरी सवाल आपके लिए। आपने अपने डैफ में लिखा कि आपके पिताजी की जो एनुअल इनकम है और माताजी की एनुअल इनकम है उसमें काफ़ी अंतर है, तो उसके कारण आपको लगता है कि किसी किस्म का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपके पिताजी को आता है? नो सर, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि मतलब जो भारतीय पारिवारिक प्रणाली है इसमें दोनों ही जो पति और पत्नी दोनों होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब जब मेरी माताजी 2009 में जॉब में लगी तो उसके पहले 15 सालों तक पिताजी ही मतलब घर को संभाल रहे थे, और जो माताजी की पढ़ाई भी है 12वीं के बाद वो विवाह के बाद ही हुई है। तो इसमें जो दोनों का ही योगदान घर को संभालने में है, और इसमें क्योंकि माताजी एक सरकारी जॉब में, तो निश्चित रूप से उनकी अब जो स्टैंडर्ड सरकारी जॉब के बड़े हैं तो उससे आय उनकी बड़ी है, परंतु पिताजी भी जितना भी मतलब इसमें इनकम होती है तो वो दोनों के बीच में सहभागिता का उसमें सर। ठीक मैम, प्लीज। सर यू आर अ लॉयर? नो मैम। बाय प्रोफेशन यू हैव डन LLB? यस मैम। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत पेंडेंसी है केसेस की हमारे कोर्ट्स में, व्हाट इज द रीजन? मैम इसके कुछ रीजन जो मैं देख पाता हूँ, सबसे प्रमुख रीजन इसमें है जजेस की जो संख्या है वो बहुत कम है। दूसरा मैम जो लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है अभी भी। तीसरा मैम इसमें पुलिसिंग जो रिफॉर्म है वो भी अभी तक नहीं आया, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस की तरफ से जो सहायता होनी चाहिए जस्टिस में वो एक कम हो पाती है। चौथा मैम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसका प्रयोग अभी भी भारतीय न्यायालयों में बहुत कम हो रहा है, तो ये कुछ प्रमुख समस्या। आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी। यस मैम। व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर पेंडिंग? मैम सबसे पहले तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर और जो इन्वेस्टिगेशन है इसको अलग किए जाने की एक बात की जाती है। दूसरा मैम पुलिस के जो संख्या है वो भी अपने आप में बहुत कम है। भारत में 152 प्रति 10 लाख है, जबकि UN स्टैंडर्ड 222 का है। तीसरा मैम पुलिस पर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी थोड़ा बहुत होता ही है। चौथा पुलिस जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है पुलिस में उसकी थोड़ी कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है। पांचवा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जैसे फॉरेंसिक साइंस है, इन सब का उपयोग भी पुलिसिंग में थोड़ा कम है अभी। आपने लिखा है फर्स्ट प्राइज स्पीच कंपटीशन एट योगा प्रोग्राम। योगा के बारे में पता है? यस मैम, थोड़ा बहुत। क्या 8 स्टेजेस होती हैं योगा की? कैन यू नेम देम? यस मैम। मैम इसमें यम नियम आहार, यम नियम आसन, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, और एक मैम मैं कुछ मिस कर गया। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? मैम 21 जून। फिर आपने यू पुट IPS एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एज एन SP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू कम फ्रॉम मध्य प्रदेश।
SP of your own district or adjoining district, what are the 3 priority areas? मैम फर्स्ट तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहे। दूसरा मैम जो वंचित वर्ग है उन तक पुलिसिंग आसान पुलिसिंग हो। और तीसरा मैम जो अभी पेंडेंसी है केसेस की, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रोफेशनलिज्म लाया जाए। तो आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की, पुलिस एपैथी फॉर द रेप विक्टिम्स, कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है इसमें? मैम रेप जैसे संवेदनशील मामलों में मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता होगा, परंतु यदि किसी मामले में होता है तो मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर को अपनी जो ड्यूटी के प्रति सत्यनिष्ठा है उसके माध्यम से ओवरकम करना चाहिए। अच्छा, आपने डुअल सिस्टम ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस कमिश्नरेट सिस्टम, क्या फ़र्क है दोनों में? मैम जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ पुलिस जो पुलिसिंग है इसमें डीएम और एसपी दोनों के बीच में अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा होता है। इसमें फाइनल अथॉरिटी कुछ मामलों में डीएम के पास होती है, जैसे कि 144 लगाना है जो सीआरपीसी के तहत है, जबकि कमिश्नरेट सिस्टम में जो ये पूरी अथॉरिटी एक कमिश्नर के पास होती है। जो इस तरह के जो कुछ अधिकार होते हैं सीआरपीसी के तहत वो मजिस्ट्रेट पावर कमिश्नर के हाथ में होती है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है आपकी नज़र में? मैम जैसा कि हाल में देखा गया है कि बहुत सारे जो मेगा सिटी है वहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम को लाया जा रहा है। एमपी में भी भोपाल और इंदौर में इसको लाया गया है। तो कहा जा सकता है जो बड़ी और मेगा सिटीज़ है उसके लिए कमिश्नरेट प्रणाली एक उपयुक्त प्रणाली हो सकती है, जबकि जो छोटी सिटी और विस्तृत जिले हैं उसमें जो परंपरागत ड्यूअल सिस्टम चल रहा है उसे बनाए रखा जा सकता है। कमिश्नरेट सिस्टम में बेटर क्या है? मैम इसमें जो एक तो है कोऑर्डिनेशन की जो एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, क्योंकि डीएम का कुछ अलग व्यू होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और एसपी का कुछ अलग होता है, तो एक ये समस्या देखी जाती है। तो कमिश्नरेट सिस्टम में चूँकि एक पूरी हायरार्की की चेन होती है तो उसमें कमिश्नर स्पीडी निर्णय ले पाता है। और यस मैम एक तो महत्वपूर्ण यही मुझे लगता है। थैंक यू। सो शुभम, विष्णु सिंह गोंड के बारे में कुछ बताओ। सर ये सर मुझे अभी कंफर्म नहीं है सर इस विषय में, मतलब मैंने पढ़ा है पर मैं रिकॉल उसको सही से कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है। यस बैतूल से हो आप? यस सर। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है बैतूल में? सर बैतूल में मुख्य रूप से ताप्ती नदी जो एक प्रमुख रिवर है। ओके। तापी नदी जो है उसकी क्या स्पेशलिटी है? सर ये अन्य भारतीय नदियों के विपरीत नर्मदा की तरह वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। Yes. क्यों, क्या रीज़न है उसका? सर ये दरारी अपभ्रंश घाटियों से बहती है, सतपुड़ा और जो साउथ में सह्याद्री है उसके बीच में, इसलिए सर ये। ओके। दो इम्पोर्टेंट ट्राइबल लोगों के नाम बताओ बैतूल रीजन में। सर एक तो विष्णु सिंह है, मतलब मैं लोग कम्युनिटी ना, कोई टिपिकल कम्युनिटी कौन सी है? सर एक गोंड कम्युनिटी है और एक कोरकू। कोरकू। यस सर। ठीक है। कोरकू बेसिकली मुंडा कम्युनिटी के पार्ट है क्या, ऐसा कुछ है? नहीं सर, कोरकू मध्य प्रदेश में तो मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब वो अलग एक एसटी ट्राइब के रूप में उसको दिया गया है। ठीक है। आपकी मदर टीचर है, यस करेक्ट? मदर एज अ टीचर और टीचर एज अ मदर, इसके बारे में क्या व्यू है आपका? मदर एज अ टीचर यस सर एंड टीचर एज अ मदर। सर यदि माता आपकी शिक्षिका होती है तो निश्चित रूप से उसका आपके परिवार में जो शिक्षा का जो माहौल है वो बहुत बेहतर होता है। उसका मुझे लाभ मतलब 2009 के बाद से तो मिला ही है। और यदि टीचर एज अ मदर की बात की जाए तो उससे जो स्कूल के प्रति कई बार मतलब स्कूल में जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि यदि टीचर के साथ आपका मातृत्व जैसा संबंध बन जाता है तो आप एक तो शिक्षा के प्रति अधिक उत्सुक हो रहते हैं और दूसरा जो सीखने का भाव होता है वो भी बेहतर होता है। मुझे लगता है जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा आसान हो सकती है। आपको क्या लगता है एज अ टीचर, यस खास करके प्राथमिक स्कूलों में, यस एज अ टीचर अगर विमेन टीचर ज़्यादा रहे तो बेहतर है एक मेल टीचर से, तो क्या आप इस चीज़ में मानते हैं? सर मैं इसे जेंडर के हिसाब से जज नहीं करना चाहूँगा, परंतु फिर भी ये देखा गया है कि चूँकि महिलाएं बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है तो अगर मतलब संख्या अधिक या कम से बेहतर है कि अगर उनकी संख्या रखी जाए हर स्कूल में तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उससे अगर मेल और फीमेल दोनों टीचर रहेंगे तो एक जेंडर न्यूट्रल दृष्टिकोण जो है बच्चों में बचपन से ही हम उसको रख पाएंगे। और नहीं, बट आजकल तो कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स अभी आ चुके हैं yes. जहाँ पे सिर्फ फीमेल टीचर ही रखी जाती है। yes. मेल टीचर वहाँ पे मतलब अधिकांश रूप में मेल टीचर नहीं रखते। क्या रीज़न है उसके पीछे फिर? सर एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि महिलाएं चूँकि बच्चों के अधिक करीब रहती है, तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा ये मतलब परंपरागत रूप से ये माना जाता है
कि महिलाओं में संवेदनशीलता का गुण पुरुषों के अपेक्षाकृत अधिक होता है और छोटे बच्चों को एज अ स्टूडेंट भी संभालना एक कठिन कार्य है क्योंकि उनकी बहुत छोटी छोटी नीड्स होती है। तो मुझे लगता है सर ये कुछ कारण है जिसके कारण। रिवर स्विमिंग और पूल स्विमिंग में क्या डिफरेंस है? सर हालांकि मैंने पूल स्विमिंग कभी की नहीं है, परंतु जो थियोरेटिकल नॉलेज मेरे पास है उस आधार पर मैं बता सकता हूँ। रिवर्स में सर एक तो फ्लो अधिक होता है, मतलब फ्लोइंग अगर रिवर है तो इसलिए रिवर स्विमिंग थोड़ी सी कठिन होती है। पुल्स में ये समस्या नहीं होती है नॉर्मली। दूसरा सर रिवर स्विमिंग में थोड़ा सा खतरा अधिक होता है क्योंकि आपको जो टोपोग्राफी ऑफ रिवर है वो हर रिवर की अलग अलग होती है, तो वो आपको पता नहीं होता है। जबकि पुल में ये निश्चित होता है कि यहाँ पर 6 फीट है, यहाँ पर 8 फीट है। तीसरा सर जो प्योरिटी ऑफ वाटर है वो रिवर का जरूरी नहीं है कि हर रिवर उतनी प्योर हो, तो एक वो दिक्कत, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर जो नदी फ्लो होती है उसका वाटर थोड़ा ब्लैक है, तो वहाँ पर मतलब एक अलग, जबकि जो पुल का पानी है वो एकदम वाइट होता है, तो ये कुछ बेसिक अंतर है। नदी में ऐसे कहते हैं कि बहुत आसान, मतलब डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ओशन सी, समुद्र के तुलना में, ऐसा क्यों? सर क्योंकि समुद्र का पानी सेलाइन होता है तो उसका जो वेट होता है वो थोड़ा अधिक होता है। जैसे वेट की डेंसिटी, अच्छा सर डेंसिटी, तो जैसे कि मृत सागर में कहा जाता है कि अगर आप ना भी तैरो तो भी आप डूबोगे नहीं, तो इसी कारण। और जबकि नदी का पानी थोड़ा लाइट होता है तो उसमें मतलब आपको तैरना पड़ेगा तभी आप ऊपर रह पाओगे। एक सिनारियो है, आप मुझे बताइए, जब आप आईपीएस बनते हो या आईएएस बनते हो तो है ना, आपको बहुत बड़े बड़े घर मिलते हैं। यस सर। एक डेमोक्रेसी में, ये तो चलो ब्रिटिश शासन से चलता आ रहा है, इस वजह से वही पुराने घर मिलते चले आ रहे हैं। एक डेमोक्रेसी जो हम डेवलप हो रहे हैं तो उसमें आपको नहीं लगता कि ये जो इतने बड़े बड़े घर मिलते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, ये नहीं मिलने चाहिए? रैदर आपका इस विषय में क्या कहना है कि अगर ये घरों को बेच दिया जाए तो बहुत महंगे दामों में बिकेंगे, और ये सारा पैसा अगर बैंकों में रख के इसकी अगर इंटरेस्ट में ही अगर वो पैसा अगर यूज़ किया जाए तो जितने भी ब्यूरोक्रेटिक सर्विस में काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरीज निकल के आ जाएगी उसमें, और जो भी आईएएस आईपीएस लोग हैं ये शायद गवर्नमेंट उनको अच्छे अपार्टमेंट्स में रहने के लिए सहूलियत दे दे। तो आपका क्या व्यू है इसमें? सर जहाँ तक बड़े घरों की बात है तो सर बड़े घरों में सर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी किए जाते हैं, मतलब जो कलेक्टर का घर होता है उसमें ही उसके बहुत सारे ऑफिसेज भी एक साथ काम करते हैं, तो सर उसके लिए मतलब एक पर्याप्त स्थान की तो आवश्यकता है। बाकी यदि कुछ बहुत बड़े, कलेक्ट्रेट ही कितनी बड़ी होती है, कलेक्ट्रेट उनका ऑफिस ही कितना बड़ा होता है, तो घर की क्या जरूरत है इतनी बड़ी? यस सर, इस पर एक विचार तो किया जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि ये औपनिवेशिक विरासत भी है कहीं ना कहीं एक, क्योंकि कलेक्टरों को उस समय, क्योंकि जनप्रतिनिधि उस समय होते नहीं थे, तो जो भी पावर थी वो सारी एग्जीक्यूटिव के पास होती थी, तो इस पर एक विचार तो किया जा सकता है, परंतु विचार इसी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए कि उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है और जो सुविधाएं है, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत अधिक होता है, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसे ध्यान में निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए। और यदि सर इनको बेचने की बात है तो मुझे लगता है कि सर ये हमारी एक विरासत भी है, क्योंकि कुछ ऐसे बंगले हैं जो बहुत प्राचीन, मतलब आज से 150 साल पुराने भी है, तो उनको एज अ विरासत हमें सहेज के भी रखना चाहिए। उसमें हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाए, क्योंकि अधिकांश बंगले जो है वो जिले के केंद्र बिंदु में होते हैं, मतलब जो भी शहर है उसके, तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन चलाना भी थोड़ा आसान होता है। सर उन्हें सहेज के रखा जाना चाहिए, परंतु इस पर विचार तो निश्चित रूप से किया जा सकता है कि क्या वर्तमान में भी इतने बड़े आवासों की आवश्यकता है, और यदि नहीं है तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। आप लॉयर हैं, एलएलबी आपने किया है? यस सर, एलएलबी में। लिटिगेशन करना पसंद है आपको? सर मतलब मेरी प्राइमरी चॉइस तो सिविल सर्विसेज में आना है, परंतु यदि मैं इसमें किसी कारण से सफल नहीं हो पाता हूँ तो फिर मैं मतलब जो सेकंड मेरा जो ऑप्शन है वो लिटिगेशन ही है। केशवानंद भारती केस में कौन थे उनके तरफ से लिटिगेटर? सर मैं केशवानंद भारती की तरफ से। सर मैं वकील के नाम से अवगत, मतलब अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। नानी पालकीवाला का नाम सुना है आपने? यस सर। माउथ ऑर्गन बजाना आपको पसंद है? यस सर। अभी मैं यदि खरीदना चाहूँ तो कौन से ब्रांड का माउथ ऑर्गन मुझे कितने में मिल जाएगा? सर जो अभी सबसे चीपेस्ट है जो मेरे पास भी है वो टावर का एक माउथ ऑर्गन आता है, वो आपको 700 से 800 में मिल जाएगा, परंतु जो जर्मन कंपनी है और जो जैपनीज़ कंपनी है, जैसे जापान की सुजुकी भी बनाती है इसको, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, मतलब 8000 से 10,000 तक में भी आ सकता है वो, पर उसमें भी अलग अलग रेंज है। कब से आप माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं? कब से आपने अपनी रुचि इसमें विकसित की है? सर मैं अपने कॉलेज टाइम से इसमें मतलब रुचि है मेरी। साहित्य आपका ऑप्शनल विषय रहा है, ऐच्छिक विषय है। नारी विमर्श जो है साहित्य की एक, जो आप कह सकते हैं, जो कई तरह के साहित्य की रचनाएं हुई नारी विमर्श को आधार मानकर, नारी विमर्श से आप क्या समझते हैं?
सर इसमें मुख्य रूप से नारी और उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको केंद्र में रखकर साहित्य लिखा जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण के लिए हम जो बूढ़ी काकी एक कहानी है, या जो प्रेमचंद जी ने लिखी थी, जिसमें एक बूढ़ी का संघर्ष उसमें दिखाया गया था। इसी प्रकार उनकी जो और भी कहानियां हैं उसमें जैसे कफन में भी नारी के संबंध में एक आया है कि किस प्रकार उसे एक दलित महिला को बिना इलाज के और तड़प तड़प के मर जाना होता है। तो इस प्रकार की जो नारी विषयक समस्याएं हैं उनको अगर केंद्र में लिखकर साहित्य लिखा जाता है तो उसे हम मतलब नारी विमर्श इसमें अब किसी निष्कर्ष की आवश्यकता है? ये मैं सर नारी विमर्श में जब हम किसी कहानी की रचना करते हैं, कविता की रचना करते हैं, तो अब किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की जरूरत आ पड़ी है, या केवल समस्याओं का ही हम इसमें विघटन करते रहें? सर जो मतलब बहुत सारा साहित्य होता है वो चूंकि समाज का दर्पण भी होता है और समाज को एक दिशा भी देने का कार्य करता है। तो दर्पण के रूप में सर वो समस्याओं को उठाता है, जबकि दिशा देने के रूप में वो आगे की राह दिखाता है कि हम किस प्रकार से इन समस्याओं को ओवरकम कर सकते हैं। सर मुझे लगता है कि साहित्य में इन दोनों ही चीज़ों का समावेश होना चाहिए। यदि मैं आपको कहूँ कि बिहारी जो कवि हैं उनमें यदि आपको नारी विमर्श के तत्व को तलाशने हैं तो कौन से उनकी रचना में आपको नारी विमर्श के तत्व मिल सकते हैं? सर बिहारी की एक रचना है बिहारी सत्सई, जिसमें उन्होंने 713 दोहों का संकलन है। उसमें से कुछ दोहे ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम कहते हैं कौन सी भाषा में उन्होंने किया है? सर उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है ज़्यादातर दोहे। सर जैसे उसमें एक दोहा आता है कि कहती न देवर की कुमती कुलती एक कलह डराती। तो इसमें एक भाभी की समस्या को उन्होंने उकेरा है कि अपने देवर की जो मतलब कुछ अभद्र ऐसी कार्य है जिसके विषय में वो नहीं कह पाती क्योंकि उसकी कुल की कला उसे डराती है। तो यहाँ पर उनका नारी के प्रति संवेदनशीलता दिखती है। इस तरह सर कुछ उनके। आप आईपीएस को फर्स्ट अपने चॉइस पे रखा है। यस। नारी के प्रति कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी जिले में। यस। तो आप साहित्य से किस प्रकार की अभिप्रेरणा लेंगे जो नारी की समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं अपने जिले में? साहित्य को कैसे आधार बनाकर चलेंगे? सर साहित्य निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत का काम करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साहित्यिक रचनाएं होती है जैसे अब जब गोदान को पढ़ के आप मैं कुछ वर्तमान में जानना चाहूँगा। यस सर। सर जैसे वर्तमान में नारी से संबंधित बहुत सारी जैसे घरेलू हिंसा की समस्याएं हैं या फिर नारी कुछ रचनाओं के नाम बताइए। सर मतलब नारी विषयक। हाँ सर छायावादी रचनाएं जो है जिसमें आशा है, और जैसे कामायनी एक रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा में भी जो मुख्य एक राम का जो कंसर्न है वो है सीता की मुक्ति। तो यहाँ पे भी नारी के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता दोनों को ही दर्शाया गया है। इसी सर अभी तो मैं सर दो ही याद कर पा रहा हूँ। थैंक यू। शुभम जी। पुलिसिंग मॉडल में दिल्ली पुलिस या बॉम्बे पुलिस कौन सा ज़्यादा बेहतर है? सर किसी एक को बेहतर कहना मुझे लगता है कि मतलब दोनों ही किसी भी एक को बेहतर, दूसरे के साथ थोड़ा अन्याय होगा, परंतु दोनों ही पुलिस ने अपनी अपनी जो मतलब विशिष्ट समस्याएं हुए उनके प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। जैसे कि मुंबई पुलिस के समक्ष जो समस्या है वो जो समुद्री एक कहीं ना कहीं खतरा मुंबई पे अधिक रहता है, तो उसको निपटने के लिए 2008 के बाद बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्य किया है। जबकि दिल्ली पुलिस के समक्ष खतरा है जो क्रॉस बॉर्डर एक यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर कैसे अपराधियों को यहाँ अपराध कर और दूसरे राज्यों में भागने से रोका जाए और कैसे दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, तो ये इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया है। शुभम आपने लॉ किया है, इंग्लिश मीडियम में किया या हिंदी मीडियम में लॉ पढ़ाया जाता है वहाँ पर? सर मीडियम तो इंग्लिश होता था, परंतु एग्जामिनेशन का मीडियम आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी रख सकते थे। तो मैंने शुरुआती वर्षों में, चूंकि मेरी स्कूलिंग हिंदी में हुई थी, शुरुआती 3 वर्षों में मैंने हिंदी में एग्जाम दिए। बाद में जब मुझे ऐसा लगा कि मैं इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो फिर मैंने लास्ट के 2 सालों में इंग्लिश में एग्जाम दिया। अगर आपको कोई ऐसा स्टेट मिलता है जहाँ हिंदी भाषा कम बोली जाती है, ठीक है, या तमिलनाडु कम लोग जानते हैं, वहाँ कैसे मैनेज करोगे? सर मुझे लगता है भाषा सीखना एक बहुत मतलब कठिन काम नहीं है। मैं इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल अभी भी हूँ कि मैं आसानी से समझ सकता हूँ। थोड़ी सी स्पोकन में थोड़ी समस्या है, वो भी मैं अगर कुछ समय ट्रेनिंग लूँगा तो वो समय के साथ ओवरकम कर लूँगा। और अगर तमिल भाषा की बात रही तो मतलब यूपीएससी स्वयं से जब कार्डर एलोकेशन होता है तो जहाँ तक मेरी जानकारी है भाषाई ट्रेनिंग भी एक कार्डर के साथ दी जाती है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको आसानी से मैं ओवरकम कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी भाषा बनाम तमिल भाषा? सर मुझे लगता है कि भाषाई जो विवाद है उसमें किसी भाषा को दूसरी भाषा के विरोध में रखना ये एक सही रणनीति नहीं होगी, क्योंकि
हमारा जो पूरा भारतीय संस्कृति है वो विविधता में एकता को धारण करता है। इसमें सभी भाषाएं एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारी एक कोई राष्ट्रभाषा भी इसलिए हमने घोषित नहीं करी है। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें हिंदी बनाम तमिल के स्थान पर हिंदी और तमिल की अगर रणनीति अपनाई जाए कि दोनों भाषा एक साथ ग्रोथ करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अंतिम प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पुलिस आयोग कौन सा आया है? सर, एक धर्मवीर कमीशन 1970 में गठित हुआ था। उसकी क्यों नहीं मानी गई? सर, रिकमेंडेशन तो बहुत सारे आयोगों ने बहुत ही सकारात्मक दी है, परंतु बहुत सारे कारण हैं जिसमें एक पॉलिटिकल रीज़न में मतलब एक है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी पावर कम नहीं करना चाहती। दूसरा एक ब्यूरोक्रेटिक रीज़न भी है। कौन सा दल था उस समय? कौन थे प्रधानमंत्री जब ये गठित किया गया था? सर, 1970 में गठित किया गया था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, श्री मोरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक, थैंक यू। योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके। मुझे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और आप जो भी चीज़ बोलते हो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बोलते हो और हर चीज़ को पॉजिटिव की तरफ लेके चले जाते हो। जैसे आपने अभी जो बताया कि हिंदी और तमिल वाला, तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा आंसर है वो, एक्चुअली बहुत ही अच्छा आंसर था वो। तो और कहीं पर अगर आप अटकती भी, अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी पता है ना, तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से वो चीज़ ओवरकम हो जाती है मेरे हिसाब से। मतलब आप वो एकदम जो अच्छे मार्क्स मिलाने वाले बच्चों में से एक रहोगे इंटरव्यू में, क्योंकि आपका है वो कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई मेरे को बहुत ज़्यादा कमी तो कहीं भी नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। Shubham, I'll agree with what Sarah said. Overall, you come across as a very confident candidate. Knowledge base आपका बहुत अच्छा है। Thank you. और आप चीज़ों को डिफेंड मतलब ऑप्टिमिस्टिकली और पॉजिटिव एंगल की तरफ लेके जाते हो। Only 2 small points of observation. वर्ड मतलब आप बहुत बार यूज कर रहे हो। Yes, sir, हर वो 3-4 वर्ड्स के बाद मतलब इफ जस्ट यू कैन चेक दैट। और हल्का सा मतलब नॉट वेरी प्रोमिनेंट, हल्का सा अगर आप अपने बोलने का पेस ना थोड़ा स्लो कर पाओ, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, कई बार यू टेंड टू स्पीड अक्रॉस, तो थोड़ा उसको अगर आप कंट्रोल कर पाओ, ओवरऑल यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सेम, वेरी कॉन्फिडेंट। जो पेस, जो द वे यू आर स्पीकिंग, दैट इज वेरी गुड, बट कई बार आपका जो वर्ड्स है वो बहुत जल्दी से आप बोल देते हो। यस, इफ यू कैन, मतलब नॉट मैंडेटरीली, अगर हो सकता है देन इट इज गुड। इफ इट इज योर नेचुरल वे देन इट इज ओके। थोड़ा नेचुरली, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी स्पीड की प्रॉब्लम। कई बार आप हड़बड़ाहट दिखती है जब जल्दी जल्दी बोलते हो, बट स्टिल इफ इट इज योर नेचुरल वे देन इट इज गुड। बाकी ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। थैंक यू। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैम ने बताया, साहित्य में विशेषकर जब नारी विमर्श या दलित विमर्श से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो वर्तमान के जो कुछ ऐसे अभिलेख छपे हैं या कुछ ऐसे पुस्तकों की रचना हुई है, तो उसका उदाहरण जरूर अपने पास रखें। उससे आप उनको कुछ उदाहरण देंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि आप अभी से भी अवगत हैं, अपने सिलेबस में ही नहीं आप हैं केवल। और उसके साथ साथ स्पीड में थोड़ा सा कम करें। साहित्य के जब प्रश्न आए तो थोड़ी सी सहजता के साथ, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्रश्नों को और अटेम्प्ट करें तो अच्छा रहेगा। शुभम, देखो आपने पहली चॉइस आईपीएस दी है, और बच्चे भी देते हैं लेकिन कम देते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई होगा और आपसे प्रश्न इस संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो ऐसे में इंटरव्यू बहुत अच्छा भी चला जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड नज़र आना चाहिए। किसी चीज़ में अगर आपकी रुचि है तो उसके बारे में आपको पहले से पढ़ना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको भारत में पुलिसिंग का भी इतिहास नहीं पता है। आप आईपीसी में भी गड़बड़ाए, कौन से साल का था, है ना, लॉ के हो। मतलब उन्हीं चीज़ों में बेटा अभी टाइम है आपके पास। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिसिंग पढ़ो, करंट, आपको इंटरपोल हो, थोड़ा थोड़ा इन सब का पता होना ज़रूरी है। ठीक है। और अभी प्राग में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है मालूम है ना? नो सर, मैं अवेयर नहीं। प्राग पुलिस ने अमेरिका के उसको वो भेज रहे हैं। ये सर चेक रिपब्लिक का जो इशू है जी। हाँ चेक हाँ रिपब्लिक। हाँ यस सर, हाँ, प्राग मैंने बोला ना। यस सर, वो मैं कैपिटल को कोई बात नहीं। उन चीज़ों को देखिए जो भी पुलिसिंग से संबंधित है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कोई आईपीएस पहले भरे कोई, लेकिन इंटरव्यू फिर उस दिशा में जा सकता है। यस, मैं नहीं कह सकता कौन होगा चेयरमैन, वहाँ पे कौन मिले, लेकिन अगर मिल गया तो इंटरव्यू उस दिशा में जाएगा। तो वो जानना चाहेंगे आप वास्तव में रुचि रखते हैं या ऐसे ही भर दिया है। क्योंकि जिसमें रुचि होती है उसके बारे में आपको चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको देखिए।
राइट। पहला इंडियन पुलिस कमीशन कब आया, दूसरा इंडियन पुलिस कमीशन कब आया, क्या अंतर रहा, पुलिस लाइंस कब बनी, थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक दिन का काम है मुश्किल से। तो निकाल लेना हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिसिंग और पढ़ लेना उसको, ठीक है। और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, स्कॉटलैंड यार्ड आपको नहीं पता था, तो इन्वेस्टिगेशन में उसी का तो नाम रहता है कि स्कॉटलैंड यार्ड है, तो वो तो ढूंढ ही देगा, खोज देगा, ठीक है। तो उनको बेटा आप देख लो। बाकी बहुत अच्छा था, सभी ने कहा, आप में कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं है। शेव उस दिन करके जाओगे या यस सर, या ट्रिम करके ही जाओगे? नहीं सर, शेव करके जाओगे। शेव करके जाओगे, ठीक है, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा है, राइट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हाँ,